अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 26वीं आईनी तरमीम को थोड़ा एक्सप्लेन और बयान करते हैं। उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे और हर यो बेंच 5 मेंबर ऑफ जजिस से कम ना होगा। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जा सकते हैं। अब ये बेंचेस जो है ये 3 रुकनी कमेटी बनाएगी जिसको जुडिशल कमेटी कहते हैं। जुडिशल कमेटी 3 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल होगी। उसमें एक सीनियर मोस्ट जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होगा और इस जज के हमरा 2 जजेस नेक्स्ट जो मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे वो इस कमेटी में मौजूद होंगे। कमेटी का काम ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को तश्कील दे, बनाए और उसके सामने केसेस को फ़िक्स करे और काज लिस्ट वगैरह जारी करे। अब ये 3 जजेस और जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बैठेंगे ये नॉमिनेट किए जाएंगे बाय जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 13 रुकनी मेंबर पर मुश्तमिल हैं। उनमें एक होते हैं चीफ जस्टिस और उनके हमरा जो नेक्स्ट 3 मोस्ट सीनियर जजेस है और एक जज होगा सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस और एक होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एक होगा लॉ मिनिस्टर। ये हो गए कुल 7 और एक पाकिस्तान बार कौंसिल का एडवोकेट होगा। तो ये हो गए 8 और 4 पार्लियामेंटेरियन, 2 सेनेट से, 2 नेशनल असम्बली से। इन हर 2 में से एक होगा अपोजिशन से और एक होगा ट्रेजरी बेंचेस यानी हुकूमत की तरफ से। तो इन 4 को मिला के कुल हुए 12 मेंबर्स और 13वां जो मेंबर है वो वुमेन खातून होगी या अक़लियती मेंबर होगा जो सेनेट इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हो टेक्नोक्रेट्स में से। तो ये 13 रुकनी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसका काम ये भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो कुल जजेस 17 है उनमें से जजेस को सेलेक्ट करे, नॉमिनेट करे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए। और शर्त ये है कि जो जजेस नॉमिनेट होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए उनमें से तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। यानी अगर 5 रुकनी बेंच है तो 4 सूबे हो गए और एक वफाक हो गया, तो 5 रुकनी बेंच बनेगा, उनमें से बराबर नुमाइंदगी होगी हर सूबे की। अब अगर देखा जाए तो मुंतखब किया गया जो मोस्ट सीनियर जज है वही चीफ जस्टिस को जो नामज़द है याहिया खान अफरीदी। तो नेक्स्ट जो सीनियर जज है वो होंगे मंसूर अली शाह लाहौर में से और इसके बाद मुनीब अख्तर कराची में से, तो जमाल मंदोखेल क्वेटा और फिर अतर मिनुल्ला। तो ये हो गए 5। तो इसी तरह जजेस को मुंतखब किया जाएगा। अब जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है इसमें एक खामी ये है कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होगा वो मौजूद ही नहीं है, तो किधर से लाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ रहेगा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक मेंबर मोस्ट सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होगा, तो इस मेंबर को कहाँ से लिया जाएगा, किस तरह हल किया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने ही नहीं है, वहाँ पर जज भी नॉमिनेट नहीं किए गए हैं। तो जुडिशल कमीशन में ये वैकेंसी किस तरह फ़िल की जाएगी। और इस आईनी तरमीम में यह है कि हर हाई कोर्ट में कम से कम 3 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे। अब अगर देखा जाए तो पेशावर में 12 जजेस है, एक चीफ जस्टिस है, कुल हुए 13 जजेस और 4 मकामात पर जजेस बैठते हैं। यानी 4 जगहों पर बेंचेस है। एक है पेशावर हाई कोर्ट मेन सिटिंग बेंच और एक है मेंगोरा स्वात डिवीज़न की तरफ है और एक है डिहान डिवीज़न, डिहान में, एक बन्नू में है, बन्नू डिवीज़न की तरफ है। अब अगर 3 रुकनी बेंचेस पर मुश्तमिल जजेस होंगे तो इन हर जजेस को अगर तकसीम किया जाए तो 3-3 जजेस हर डिवीज़न में जाएंगे आईनी मुकदमात सुनने के लिए। अब बाकी जो मुकदमात है वो कौन सुनेगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डल पेश हो सकते हैं। और पार्लियामेंटेरियन यानी जो नेशनल असम्बली में बिल पास हो गया, सेनेट में पास हो गया, बगैर डिस्कशन के और बगैर एक्सप्लेनेशन के,
तो इसके बहुत ज़्यादा बुरे नतायज होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये डिस्कस नहीं किया कि कितने केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आयूनी मुकदमात होते हैं और कितने सादा केसेस होते हैं। अब 80% केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं जो रीट के शक्ल में दायर किए गए होते हैं, और बाकी 20% केसेस सीआरपीसी और सीपीसी के तहत दायर किए हुए रिवीजन या अपील्स होते हैं या टैक्स वगैरह मैटर्स होते हैं। तो ये नहीं सोचा गया कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ये आईनी अदालतें हैं, और इन अदालतों में हर जो अपील रिवीजन या जो पिटीशन दायर की जाती है उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि ये मेरा राइट वायलेट हुआ है, लिहाजा ये राइट दिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है और इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एड्रेस किए जाते हैं। एट लास्ट ये कि एक प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल, जो हर डेमोक्रेटिक सिस्टम या जो गवर्नमेंट होती है उसमें 3 पिलर होते हैं, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशल और एक एग्जीक्यूटिव। तो ये 3 इदारे जो है इनमें पावर की तकसीम हुई है, हर इदारे की अपने लिमिट्स होते हैं और बाउंड्री होती है। एक इदारा दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो जुडिशल वर्क है उसमें इंटरफेरेंस हुई है बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव इंक्रोचमेंट। और अगर जुडिशल अथॉरिटी जो इदारा है वो इंटरफेरेंस करती है लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव मैटर्स में, तो इसको बोलते हैं जुडिशल एक्टिविज़म। अब यहाँ पर प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है क्योंकि डायरेक्टली इंटरफेरेंस की गई है इन जुडिशल अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन बिकॉज स्टार्ट डायरेक्टली मैनेज एंड टू डिक्टेट हाउ जजेस should decide specific cases and open the door to external influence on how the court conduct its affair. At last, Parliament have no authority to interfere in judicial matters and judicial authority. लिहाजा इस आईनी तरमीम को कलदम होना चाहिए to some extent where there is violation of principle of separation of powers. So thank you very much.